नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा पॉलिटी का दूसरा कंपाइलेशन है, दूसरा पार्ट है। आपको पता है कि हम हर सब्जेक्ट के 5 पार्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? 5 कंपाइलेशन और कंप्लीट करेंगे। आरओ की कंप्लीट तैयारी। ठीक है, तो कल आप लोगों ने दोनों पेपर दिया था, सुबह वाला शाम वाला, दोनों दिया था ना? हिंदी और जीएस। राधे 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 राधे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए, स्वागत है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धरा पर नव्य अयोध्या, दिव्य भव्य अयोध्या में आप सभी का जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम, स्वागत है। अच्छा, ये न्योता देने वाला नियम समझ नहीं आया ना? श्री राम सबके हैं, अपने हमारे घर है, हमारा मंदिर बन रहा है, तो इसके दादा आपको क्यों बनना है? हम अपने घर में जाएंगे, अपने घर में न्योते की क्या जरूरत है? तो जो न्योता दे रहे हैं वो भी गलत ही है, और जो मना कर दे रहे हैं उनको मना करना चाहिए कि इस वजह से तुम भाई कौन होते हो न्योता देने वाले? हमारा घर है, हमारा भारत देश है, हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, हम अपने घर में आएंगे, न्योते की इसमें क्या जरूरत है? दिल्ली की मुखर्जी नगर की धरती से नमस्कार। हाँ, मुखर्जी नगर की धरती हमारी कर्म भूमि, जन्मभूमि तो कोई और है, ये है हमारी कर्म भूमि, है कि नहीं? नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म, 45-95। ठीक है, चलते हैं भाई। दूसरा कंपाइलेशन है, आपको पता है टोटल 5 कंपाइलेशन आएगा, और इकोनॉमिक्स की शुरुआत आज हम रात से कर देंगे। कल हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि नया टेस्ट आया था, तो हम लोगों ने सोचा कि आपको करा दिया जाए। ठीक है, तो ये है दूसरा, और चलते हैं। भारतीय संविधान है ये, बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे क्या कैसे है। तो कल जीएस का किया हम लोगों ने 4 बजे, आज हिंदी की करें। कल हमने 4 बजे किसका किया था? हिंदी का किया था ना, और रात में जीएस का कर लिया था, तो 4 बजे आज फिर हिंदी का करेंगे। ठीक है, रात में इकोनॉमिक्स करेंगे। ठीक, ऐसे कर लेंगे, तो 4 बजे जीएस का कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए सब लोग, जितने लोग जुड़ गए हैं, और लाइक कर दें वो वीडियो को। काफ़ी शानदार इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर आप देते रहिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से राज्यपाल हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? जो एप्लीकेशन से जुड़े हैं, जो एप्लीकेशन पे हमारे स्टूडेंट हैं मंथन आईक्यू के, जो पेड कोर्स लिए हैं आरओ का, तो वो आज आ जाएंगे लाइव। मैं ही आऊँगा उसमें पढ़ाने। ठीक है, तो ये क्लास ख़त्म होगी, 1 बजे से लाइव होऊंगा। ठीक है, 1 बजे से एप्लीकेशन पर, 1 बजे से मैं लाइव आ जाऊँगा एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन वाले आ जाना वहाँ पे। ठीक है, चलिए आपको चला जाएगा नोटिस। निम्नलिखित में से राज्यपाल हेतु तो न्यूनतम आयु अर्हता क्या रखी गई है? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 32 वर्ष? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 35 वर्ष रखी गई है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए राज्यपाल कितने साल के लिए पद धारण करता है? 5 साल के लिए पद धारण करता है, आपको पता होगा। आमतौर पर ये 5 साल के लिए पद धारण करता है। 35 साल की उम्र पार कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, और संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, तो उसी को ही चुना जा सकता है। एक ये भी शर्त है इसकी। और जो सब में शर्त है कि लाभ के पद पर ना हो, वो इसमें भी है। ठीक है, चलिए
अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 98। तो अटॉर्नी जनरल से जो संबंधित है, जिसको महान्यायवादी कहा जाता है, ये आर्टिकल हमारा 76 है। बेसिक, बहुत बेसिक सवाल है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है भारत का, उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 157, 154 या फिर 151। 3 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो ये शक्ति है वो अनुच्छेद 154 के तहत है। और इसका आंसर क्या निकल के आएगा? इसका आंसर सी निकल करके आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए बेसिक सवाल है और ये भी आपका रिवीजन होना चाहिए, है कि नहीं? चलो भाई, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्रकूट है, हमीरपुर, ललितपुर या फिर प्रयागराज? फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? सबसे ज्यादा सीटें कहां पे हैं? टोटल उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 है, 403 है। तो इसमें से सबसे ज्यादा कहां है भाई? प्रयागराज में है, ठीक है, ठीक है। और विधान परिषद की अगर सीट पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में 100 है, ठीक। तो सबसे ज्यादा सीट कहां पे है? सबसे ज्यादा सीट इसमें से प्रयागराज में है, इस बात को याद कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए 5वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? यह भी बेसिक सवाल है और इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आते हैं और हम भूल जाते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? 7, 8, 5 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? आरक्षित कितनी सीटें हैं भाई? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल, इसमें पूछा क्या है? अनुसूचित जनजाति के लिए। अच्छा, टोटल एससी और एसटी के लिए कितनी है? टोटल 86 है कि नहीं? टोटल कितनी है? 86 है। और इसमें एससी के लिए कितनी है? एससी के लिए इसमें 84 हैं इसमें से, और 2 सीटें किसके लिए हैं? एसटी के लिए हैं। तो आंसर क्या पूछा? अनुसूचित जनजाति। तो इसकी कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, हाँ। ना 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 ना, इसमें देखिए एससी और एसटी के लिए 86 सीटें हैं। तो इसमें अनुसूचित जनजाति पूछा है ना, एसटी पूछा है, तो 2 होगा, 2 सीटें, और केवल 2 सीटें हैं। और ये दोनों सीटें कहां से हैं जानते हैं? ये दोनों सीटें सोनभद्र से हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है जी, बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं, क्या मतदाता, आप जिला पंचायत का चुनाव वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते होंगे, है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा, नहीं, ये गलत बात है। जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वो भी आप लोग वोट डालने जाते हैं, यानी कि जनता जहां डायरेक्ट जाके वोट डायरेक्ट दे रही है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अगर आपकी जगह पे कोई और वोट डाल दे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो अप्रत्यक्ष है, उपराष्ट्रपति वगैरह का। ये तो आपका हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये आपको बताना है। आर्टिकल 248I, 243I, 245I या फिर 242I। जब इतना क्लोज आंसर रहता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भारत का
केंद्र का वित्त आयोग है, उसी की तर्ज पर राज्यों में भी वित्त आयोग बनाया गया था 1993 में। ठीक है, केंद्र में वित्त आयोग था, उसी तरह राज्यों में भी बनाया गया था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 243I। ठीक है, 243I हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट सवाल है थोड़ा सा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम वर्ष 1959 में अधिनियमित किया गया था। और दूसरा क्या है? मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। अब इसमें बताना है 8 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, तो सत्य कथन बताना है ना, हाँ सही कथन बताना है। और ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम कब आया था? 1959 में आया था, 1959 में। ये भी आप, अच्छा इसमें दिया तो है ही है, चलिए कोई बात नहीं है। आगे देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल हमारा क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? कितने न्यायाधीश स्वीकृत किए गए हैं उत्तर इलाहाबाद में? 160, 200, 145, 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर सवाल में? देखते हैं कौन बताता है। 9 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 160, बिल्कुल सही है, 160। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार 7 अक्टूबर 2002, 7 अक्टूबर 2005, 7 अक्टूबर 1994, 7 अक्टूबर 2007। देख रहे हैं कितना क्लोज आंसर दिया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये 7 अक्टूबर 2002 को उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है दोस्तों? हाँ बिल्कुल, एकदम एग्जैक्ट सही करके चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, पूरी पॉलिटी आपकी रिवाइज हो जाएगी 5 क्लास में। ठीक है, जो भी आप पढ़ते होंगे, जैसे आप किताब, आप सोचते, कुछ लोग पूछते हैं सर किताब पढ़ेंगे, ये पढ़ें। किताब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ पॉइंट याद करेंगे, पूरी तो याद नहीं करेंगे। उसी पॉइंट से सवाल बनते हैं जो आप याद करना वहाँ चाहते हैं और याद भी नहीं हो पाता है। तो ये 5 पढ़ लीजिए, उतना फैक्ट आपको पता ही चल जाएगा। हाँ, ऑल ओवर अगर ये आपको कहानी पता है पूरी तो ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो पूरा पॉलिटी आपका रिवाइज हो जाएगा। कल एक पहली क्लास थी, आज ये दूसरी क्लास है पॉलिटी की। अगला देख लेते हैं। भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से धन की निकासी की जा सकती है। बिल्कुल सही, जब भी आपको धन की निकासी करना, विनियोग विधेयक पारित होता है। ठीक है, अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान के द्वारा सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण किया जाता है। अब इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जाहिर सी बात है, पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्ट इसमें आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक, हाँ अब रिवीजन ही करना है, रिवीजन ही करना है। हमने बैच ही रिवीजन स्टार्ट किया था, हमने अपने एप्लीकेशन पर भी रिवीजन ही बैच स्टार्ट किया है, उसमें भी क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस किया जाता है। और जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं और यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, अगर पूछा जाए कि आपकी कंप्लीट तैयारी कैसे होगी, तो अगर आप जैसे पेड बैच वाले सोच रहे होंगे सर यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस, दोनों मिला हुआ है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर आप केवल यूट्यूब पर पढ़ के जाना चाहते हैं तो भी कुछ न कुछ आपका छूट जाएगा, और केवल एप्लीकेशन पर पढ़ के जाना है तो भी कुछ न कुछ छूट जाएगा। दोनों अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो कंप्लीट हो जाएगी तैयारी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है कौन सी? पहली क्या है भाई? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की शुरुआत। दूसरा क्या है? मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत। तीसरा है केंद्र द्वारा राज्य प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण। अब इसमें आपका कौन सा 1919 का अधिनियम बताना है आपको। ठीक है, 26 को लड्डू खाएंगे सर? 26 को क्या है भाई? अच्छा 26 जनवरी है, हाँ ठीक है, 20 को ही खा लीजिए, राम आएंगे। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए
जो मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत तो केवल मुसलमानों के लिए था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरा सही नहीं लग रहा है ना? हाँ, दूसरा इसमें सही नहीं है, ये सवाल रिपीट हो हुआ है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है भाई, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा ये मानी जाती है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? हाँ, 1909। ठीक है, ये 1919 की बात की जा रही है, दूसरा इसमें गलत है। ठीक है, क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है इसमें? 12 नंबर सवाल में कोई कंफ्यूजन? हाँ, मुस्लिम निर्वाचन के लिए 1909 है। ठीक है, 1909। ठीक है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इसमें दी गई किस अधिनियम पर आधारित है? भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इसमें दी गई किस अधिनियम पर आधारित है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और मार्लेमेंटो सुधार 1909। 13 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर सवाल, हाँ 13 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 14 नंबर सवाल। भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य होता है? स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? आवश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना। दूसरा क्या है? ताकि विपक्षी सदस्य मंत्रियों से जानकारी एकत्र कर सके। तीसरा क्या है? अनुदान की मांग में विशिष्ट राशि की कमी की अनुमति देना। या फिर डी है, कुछ सदस्यों के अनुचित या हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए कार्यवाही को स्थगित करना। 14 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक है, आवश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी अगर निश्चित मामले पर आपको चर्चा करनी है तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सौर ऊर्जा लगाने से धूप नहीं हो रहा है, क्या ये बात सही है? अच्छा, इसमें क्या था? इसका कोई लिंक ही नहीं है। कह रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ एक लोग कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा लगाने से ही धूप नहीं हो रहा है, जो आजकल सौर ऊर्जा इतनी ज़्यादा लग जा रही है। हाँ, ये भी अफवाह उड़ सकती है भाई, अफवाह तो अफवाह ही है। सूर्य को पूरा खींच ले रहा है सौर ऊर्जा, है कि नहीं? सूर्य छोटा होता चला जा रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। पहला क्या है? भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, पहला है। दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। चौथा है, सभी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर व सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब इसमें 15 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? देखिए, ये दूसरा और तीसरा तो इसमें आपका क्या पूछा क्या है? उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं? ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत केवल आपको ग्राम स्वराज की बहुत बात करते थे गांधी जी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ग्राम पंचायतों को संगठित करना ये, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, यही दो गांधीवादी सिद्धांत हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या निकल के आ गया? इसका आंसर 2 और 3 है। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है। दूसरा क्या है? उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। बात सही है कि नहीं है? हम भी चाहें तो हम भी बन सकते हैं मंत्री, है कि नहीं? तीसरा,
वह अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उसके इस्तीफे का पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबंधित होगा। अब 16 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर देखिए, इसमें जो बताना है कौन से कथन, कितने कथन सही सुमेलित हैं, उपर्युक्त में से कितने कथन सही सुमेलित, लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अच्छा लोकसभा अध्यक्ष के पद में करना है विचार भाई। देखो दोनों बातें तो सत्य हो जाएंगी, नहीं दोनों बातें भी नहीं, अब मैं बताता हूं आपको। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सही कथन बताना, हाँ ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसको होना चाहिए भाई सदस्य। ठीक है, ये भी गलत। ये मंत्री बनने की, अगर मंत्री की एलिजिबिलिटी पूछा होता तो ये सही था, लेकिन इसमें तीसरा सही है। वह अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उसके इस्तीफे का पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबंधित, ये मात्र तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक भाई, समझ गए? हाँ, अध्यक्ष तो सदस्यों में से ही होता है, ठीक बात है। तो ये दूसरा जो कथन है मंत्री के विषय में सही हो सकता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, इसमें केवल तीसरा सही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए चलो भाई अगला देख लेते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है भाई? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता को है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ। अगर आप कहते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, इसमें इससे क्या फीलिंग आती है? तो इससे ये फीलिंग आती है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली, बस यही अर्थ निकल के आता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सी हो जाए, नहीं भारत वंशानुगत शासन नहीं है। 17 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता का है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। इसका क्या सबसे बेहतर उत्तर निकल के आएगा? देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या निकल के आएगा पता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये इसका सबसे सटीक आंसर यही होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ अगर ये सवाल पूछ लिया जाए, आया हुआ है कई बार, वो गलत हो जाता है, संसदीय प्रणाली वाले लोग लगा के चले आते हैं, भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगर भारत एक गणतंत्र है इसका मतलब यही होगा। ठीक है, रिपब्लिक का मीनिंग यही होता है। ठीक भाई, चलिए राजा का बेटा राजा नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाता है? राजा का बेटा राजा नहीं होगा, लेकिन राजा का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसमें चुनाव होता नहीं है, ऐसी जगह तो हम बैठा ही सकते हैं। चलो भाई, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सफल निर्वाचन कहां से हुआ था? नई दिल्ली, बंगाल, मुंबई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 18 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सफल निर्वाचन कहां से हुआ था? कहां से हुआ था भाई? बंगाल से हुआ था। ठीक है, कहां से हुआ था? बंगाल से हुआ था। चलो आगे देख लेते हैं क्या है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिसीमन आयोग, पहला क्या है? परिसीमन आयोग को देश या किसी राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति को सौंपा गया है। ठीक है, दूसरा, निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 2001 के जनगणना परिसीमन
अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत किया गया है। सही उत्तर का चुनाव करना है 19 नंबर में भाई। 2001 के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है, और ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। भारत में जितने भी नए पार्टियां बन रही हैं, पार्टियां नहीं, जो नए नए नेता बन रहे, सब वंशानुगत बन रहे हैं, लगभग वंशानुगत ही है, कहीं न कहीं से उनका वंश चला ही आ रहा है। ठीक है। लेकिन हमारे अरविंद केजरीवाल साहब बड़े ही संघर्षशील बेचारे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब बहुत शानदार नेता है, अभी तक सबसे फेवरेट नेता रहे हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे लिए अच्छे लगते हैं, मुझे काम करने का तरीका अच्छा है, संघर्ष करके बने हैं, और थप्पड़ उप्पड़ खाया है 2-4, लेकिन बने हैं। साजिश कोई इसमें उनका इतनी जल्दी कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, और इतनी मेहनत से अकेले दम पे, है कि नहीं? तो अच्छा बात है। विषय और अनुच्छेद, विषय और अनुच्छेद, केंद्रीय वित्त आयोग, 20 नंबर सवाल। चलो भाई, विषय और अनुच्छेद, एक तरफ है केंद्रीय वित्त आयोग, तो केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 ठीक है, और लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति 148, हाँ बिल्कुल, लोक लेखा नहीं, लोक लेखा समिति जो है वो है आपका 266, 266(2). नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 148, है कि नहीं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये 338, तो यही तो होगा, सही तो यही है ना। तो 20 नंबर सवाल का आंसर क्या? 1 2 4 3, 1 2 4 3, सी सही हो जाएगा इसमें। सही है, हाँ, आंसर इसका सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में से है? पहला क्या है? हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। दूसरा, कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना। तीसरा, वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना विकसित करना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की शिक्षा में प्रयास करना। अब बताओ भाई, भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा है? अब सही कितने कथन सही है यही बताना है आपको। कौन सा कथन सही है 21 नंबर में? बताओ। तो दूसरा सही है, कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय से सामाजिक अन्याय से बचाना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, नहीं, तो क्या हो जाएगा? पहला है, तीसरा है और चौथा है। ठीक है, 1 3 4 सी हो जाएगा। ठीक है, 1 3 4। चलो आगे देख लेते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म? प्रथम अनुसूची, बताओ। अब तो ये तो बता ही दोगे भाई, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, कौन बताएगा? ठीक है, प्रथम अनुसूची राज्यों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारी, तो ठीक है। तृतीय अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप, ठीक है। और 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन, ये 5वीं अनुसूची है। ठीक है, ये भी आपका सुमेलित है। 10वीं अनुसूची, अच्छा ये सुमेलित है कि छठी अनुसूची है? ये 5वीं अनुसूची है, नहीं, ये आपका इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक भाई, हाँ, ये 5वीं अनुसूची इसमें जो है किसका उल्लेख है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है, और ये छठी अनुसूची से संबंधित है कि नहीं? तो ये आपका सी सही नहीं है। बाकी 10वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडल को सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित, ये तो बिल्कुल सही है। जो आपका सुमेलित नहीं है वो आपका सी है, आपका सुमेलित नहीं है। 5वीं और छठी अनुसूची को बार बार रिवीजन कर लेना है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, उसमें नहीं जाना है, मैं अपनी पसंद बताया हूं आपको। सबसे ठीक, इसमें से सबसे जो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने थोड़ी कहा कि अरविंद केजरीवाल साहब सबसे ज्यादा ठीक, इसमें से सबसे ठीक। ठीक है, चलिए
प्रत्यक्ष लाभ मिलता है जनता को। यहाँ पे प्रत्यक्ष लाभ, जिसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। किसी भी अस्पताल में चले जाइए, दवा आपको, मोहल्ला क्लिनिक सबसे ज्यादा उनकी जो अच्छी चीजें हैं, मोहल्ला क्लिनिक। हर मोहल्ले में जो आपको महसूस होगी, लफाजेबाजी नहीं, लफाजेबाजी करना नहीं कि ये कर दिया इतने करोड़ लोगों को, ये जनता को कुछ मिला ही नहीं। जनता तक उसका लाभ जहां मिलता है वो है दिल्ली। स्पष्ट लाभ दिखाई देता है। पानी का बिल 0 आता है। इतना सिस्टम में चलाता हूं, बोर्ड चल रहा है, 10 लाइट ऊपर जल रही है, कंप्यूटर चल रहा है, कैमरा चल रहा है, एसी चलता है, मेरा एसी चलता है, मैं हीटर भी चलाता हूं, बिजली का बिल 200 यूनिट से कम, 0 आता है। कहीं भी किसी कुछ बुखार हुआ, कदम 2 कदम निकला, मोहल्ला क्लिनिक पहुंचा, दवाई लिया, कोई पैसा नहीं, अच्छी दवा मिली, चला है। औरतें जो है, महिलाएं हैं, मेट्रो पे गई, बस पे गई, कोई किराया नहीं। तो यहां पर पानी का बिल पहले बहुत आता था, अब 0 है, सबका पानी फ्री है। तो यहां पर जनता को लाभ दिखता है, जेब में पैसे बचते हैं, जिसको कहा जाता है। ये कोई पैसा नहीं दिए हैं हमको केजरीवाल की मेरे बारे में बोलना, ठीक है, ये नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ जहां दिखता है वो दिल्ली है। दिल्ली में दिखता है, और दिल्ली से केजरीवाल को निकाल देना बड़ा मुश्किल काम है। अब किसी ने बता दिया कि दिल्ली सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। अरे कैसे नहीं सेफ है? ये गलत बात है। सेफ नहीं है, सबसे ज्यादा मतलब सेफ तो कोई नहीं है लड़कियों के लिए। क्या होता है, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। एक केस आया था महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का। इस बात को आप समझना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का एक रिपोर्ट आया था, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। छेड़छाड़, महिलाओं के साथ कितनी छेड़छाड़ हुई थी, इसका एक रिपोर्ट आई थी। तो रिपोर्ट में क्या हुआ कि सबसे जो शिक्षित राज्य है केरल, केरल केरल में ज्यादा केस दर्ज हुए, सबसे ज्यादा केस दर्ज हुआ छेड़छाड़ का महिलाओं के साथ। और आपको और राज्यों में नहीं। इसका कारण ये थोड़ी है कि केरल में छेड़छाड़ ज्यादा होता है ना, इसका मतलब ये है कि महिलाएं अपने अधिकार से सजग हैं, अपने अधिकार को वो समझती हैं, और अगर उनके साथ छेड़छाड़ होता है, पढ़ी लिखी हैं, वो अपनी असहमति दर्ज करती हैं और जाके थाने में रिपोर्ट कराती हैं, लोगों को बताती हैं। हमारे यहां लड़कियों से छेड़छाड़ ज्यादा होती है, लेकिन महिलाएं नहीं बताती हैं क्योंकि जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं को मतलब समाज का डर, बेइज्जती का डर, कैसे बताएं पापा से, वो नहीं खुल के बोल पाती हैं तो दबा ले जाती हैं। कोई भी लड़की नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात को, कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी कि जिसको छेड़छाड़ का शिकार ना होना पड़ा हो, और वो भी अपने घर में। अपने अपने घर की बात बताओ, अपने रिश्तेदारों से, अपने चाचा ताऊ, जो भी समाज के लोग, उनके बहुत अच्छे जो मित्र हैं उनके, उनसे तो छेड़छाड़ का शिकार होती हैं बचपन से लेकर के जब वो बड़ी होती हैं तब तक। लेकिन नहीं बताती हैं किसी को, क्योंकि क्यों, वो सोचती हैं क्यों बवाल करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे छेड़छाड़ के केस नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं, वो अपनी असहमति नहीं दर्ज करती हैं खुले मंच पर। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं, छोड़िए, छोड़ दीजिए, ये हमारा केस नहीं है। हमारा केस कुछ दूसरा है, हमको सिलेक्शन लेना है और देश को आगे बढ़वाना है। ठीक है, लड़कियों का दोष है, रील्स देखो तब। अरे यार, ये बहुत छोटी बातें हैं। लड़कियां रील्स बनाती हैं तो बेकार हो गई। ये तो वही बात हो गई कि कुछ लोग, अच्छा लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहन रही हैं तो आपका दोष नहीं है। लड़कों का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? अजीब बात है। लड़कियां रील्स बना रही हैं तो बेकार हो गई, और तुम जो सीटी मारते हो कॉलेज के बाहर, तुम बेकार नहीं हो। अजीब बात है। बनाना चाहिए, कम से कम कला तो निखर के आ रही है।
30 सेकंड में अपनी पूरी कला दिखा देना आपके बस की बात है? नहीं बस की बात है। तो रील्स बनाना भी एक कला है। कैमरा सामने अगर मोबाइल ऐसे ऑन करके रखो, मुंह बनता नहीं है ठीक से, आवाज निकलती नहीं है, आवाज नहीं निकलेगी। तो 30 सेकंड में अपनी पूरी कला दिखा देना, रील्स बना देना, ये बहुत अच्छी कला है। और कम से कम अपनी कला, जो दबी हुई कला थी, उसको बाहर तो निकाल रही हैं। चलो कोई बात नहीं, ये कोई महाराजा हैं, इनके सामने कोई छोटे कपड़े पहनेगा, इनको कोई अच्छा लग जाएगा तो इनका ध्यान खिंच जाएगा। ये राजा हैं, बड़का राजा। अरे यार अजीब बात है। ये दोष तो तब तो तुम्हारा है, तुम्हारी नजरों का दोष है कि उसका दोष है? वो चाहे जो पहने, धर्म सिद्ध जन्म सिद्ध अधिकार है इनका। चलो भाई, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोड़ दीजिए, बात खत्म करिए। राजनीति ये हो गया था। चलो, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है क्या? यह सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या है? इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं होंगे। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 23 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका कौन सा सही है? पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलो प्रश्न पर ध्यान दो अब। ठीक है, दोनों सही है। प्रश्न पर लौट आइए। निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 24 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, डी सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली कब से लागू की गई? मार्च 2022, दिसंबर 2019, मार्च 2021, जनवरी 2020। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 25 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 2021 से लागू की गई है ये प्रणाली। ठीक है, चलो भाई, मार्च 2021 से आगे देख लेते हैं क्या है। आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कहां बनाया गया है? अनौरा, टुंडला, सोहवल या फिर गोंडा में, प्रयागपुर, गोंडा। तो 26 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये लखनऊ में बनाया गया है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ये अनौरा लखनऊ में ये बनाया गया है। 27 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 27 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ था? कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था? नेमिनाथ, महावीर, संभवनाथ, ऋषभदेव। 27 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं सही सुमेलित है? राजकीय पुष्प, क्या ये पलाश है? 28 नंबर में बिल्कुल ठीक है। फिर ठीक है कि नहीं? चलिए, राजकीय पुष्प आपका पलाश है। राजकीय पक्षी क्रौंच है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष पीपल नहीं है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है ना। हाँ, राजकीय वृक्ष क्या है भाई? अशोक है। तो ये आपका डी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें से बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। 29 नंबर सवाल में, उत्तर प्रदेश के सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश कौन है? नेपाल है। एक ही देश से सीमा स्पर्श करती है, नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा, हाँ, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि नहीं? बिल्कुल, ये भी बात सही है। हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर, वही कहाँ से? सहारनपुर से ना। हाँ, तो
मध्य प्रदेश राज्य में 3 तरफ से घिरा हुआ है ललितपुर। बिल्कुल ठीक है, ललितपुर को आप सिचुएशन देखिए। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य झारखंड नहीं, कौन सा है? सबसे लंबी सीमा वाला कौन सा है? सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश। ये बात देखा ही आपने, हिमाचल प्रदेश सबसे लंबी एमपी मध्य प्रदेश और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश। ये बात याद रख लीजिएगा, यानी कि डी आपका सुमेलित नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा डी आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 30 नंबर सवाल में बताइए कितना है? 0.6%, 0.6, 20.7, 4.7, 6.0। आंसर क्या हो जाएगा? 0.6%। ठीक है, 30 नंबर सवाल का ए हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, जनगणना 2011 के तहत उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। पहला कथन क्या है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती है, न्यूनतम। ठीक है, तो ये सुमेलित है। और ये भी रखना है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात की जा रही है। ये सारे फैक्ट आपको यूपी स्पेशल जब पढ़ाया गया था इसमें बताया गया था। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। ये बात गलत है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर होगा ना? हाँ बिल्कुल। कितनी है भाई? जौनपुर ना? हाँ, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बीच, 2 से 8 अगस्त के बीच, 15 से 21 जुलाई के बीच या फिर 15 से 20 जून के बीच। 32 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा 1 से 7 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। 32 नंबर सवाल का ए हो जाएगा, ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में विचार करना है आपको। पहला कथन क्या है? इसे मूल रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। दूसरा क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इस समिति की प्रमुख सिफारिशों में से एक है। कितने, कौन सा इसमें सही है 33 नंबर में? तो ये पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सत्य हैं, यानी कि आंसर आपका सी निकल करके आ रहा है इसमें। ठीक है, चलो भाई अगला देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ को पूर्वी भाग यानी कि प्रयागराज से, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा लगाए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे, सरकार द्वारा लगाए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे योजना से लाभान्वित जिला है। कौन सा जिला इसमें लाभान्वित है? लखनऊ इससे कोई मतलब नहीं, बहराइच का भी नहीं, कानपुर का भी नहीं, हाँ शाहजहांपुर लाभान्वित जिला है इसमें से, शाहजहांपुर। ठीक है, कौन कौन सा है? मेरठ है, हापुड़ है, मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, बुलंदशहर, अमरोहा है, अमरोहा के बाद आपका शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर भी तो है, संभल है, बदायूं है, संभल है, बदायूं है और हरदोई भी है। संभल है, बदायूं है, हरदोई है, उन्नाव है। ठीक है, हरदोई भी है एंड उन्नाव भी है। तो ये सब लाभान्वित है, तो याद रखिएगा इसमें
अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ गया, फिर रायबरेली होके प्रतापगढ़ जाएगा, और हाँ रायबरेली प्रतापगढ़ फिर प्रयागराज। हाँ ये भी देख लीजिए, रायबरेली प्रतापगढ़ प्रयागराज। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 34 नंबर सवाल हो गया आपका। 35 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार 1934 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामने रखा गया था? बेसिक सवाल है, आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा रखा गया था, ये बात याद कर लेना। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष स्वीकार की थी? बेसिक सवाल है, कब किया था? 1939, 40, 45 या फिर 46? आंसर हो जाएगा 1940 को स्वीकार किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 37 नंबर सवाल आपका क्या? 1940 हो जाए। 37 नंबर सवाल क्या है आपका? संविधान सभा के सदस्य थे, सभी निर्वाचित थे, सभी नामांकित थे, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित। यही सही होगा, है कि नहीं? 37 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सभी ना तो निर्वाचित थे और ना तो सभी नामांकित थे। ठीक है, तो दोनों बातें इसमें सी सही हो जाएगा इसका आंसर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रिवीजन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये घटना है और स्वीकार करने की तिथि है, ये भी सवाल है, याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखो भाई, क्या है इसमें? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 49 में, मई 1949 में, यानी कि ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। और राष्ट्रीय ध्वज कब? ये 22 जुलाई 1947 है, तो याद ही होगा। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950। तो ये इसमें भी हो सकता है, ये इंटरचेंज भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों एक ही दिन, 24 जनवरी 24 जनवरी दोनों दिन। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ठीक, 4, 3, 1, 2 इसमें सुमेलित है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। घटना है और दूसरी तरफ है स्वीकार करने की तिथि। घटना है और स्वीकार करने की तिथि, फिर वही सवाल। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चुनाव तिथि, इसका क्या होगा भाई? ये हो जाएगा आपका चुनाव तिथि 24 जनवरी 1950। बिल्कुल इसी दिन इनको चुना गया। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रपति हमारे। और संविधान सभा का अंतिम सत्र, संविधान सभा का अंतिम सत्र ये कब हुआ था? ये भी 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था, है कि नहीं? 24 जनवरी 1950। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त को 1947 को। और संविधान के प्रथम प्रारूप की प्रकाशन तिथि कब थी? फरवरी 1948 को। आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 4, 3 सी हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर सवाल का 1, 2, 4, 3 बिल्कुल सही। आंसर दो भाई। आंसर दो भाई सब लोग। अगला सवाल देख लेते हैं। समितियां और नेतृत्व में कौन सी समिति का नेतृत्व कौन कर रहा था? संघ शक्तियां, संवैधानिक और राज्य मिति। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? संघ शक्तियां, संवैधानिक और राज्य मिति। तो आंसर पहले का क्या हो जाएगा 40 नंबर सवाल का? तो संघ समितियां, संघ संविधान समिति और राज्य समिति। समिति होगा, ये मिति लिखा है, राज्य समिति। तो इसका पहले का क्या हो जाएगा? तो पहले का हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, है कि नहीं? नहीं, पहले का क्या हो जाएगा? पहले जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ही होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा। और प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति का क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। ठीक है। और प्रारूप समिति तो बी.आर. अम्बेडकर। और प्रक्रिया एवं संचालन राजेंद्र प्रसाद। इस हिसाब से आपका आंसर सी निकल के आ रहा है। ठीक है, 40 का आंसर सी। ठीक है, हाँ प्रारूप तो याद ही होगा। प्रारूप का आपको याद होगा तो सी में 2 होगा, ये कंफर्म है। सी में 2 कहाँ है? सी में 2 एक ही जगह है
बिल्कुल सही है। ऐसे भी उत्तर निकाल लीजिएगा आप एग्जाम में कि एक आपको पता है, क्योंकि प्रारूप समिति का सबको रटा रहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो प्रारूप समिति याद है आपको, इसका मतलब सी में 2 होगा। सी में 2 हमने देखा कहाँ है, यहां देखा, तो इसको सही मार दिया, और देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वैसे सभी समितियों का आपको याद होना चाहिए, ठीक है, सभी समितियों का याद होना चाहिए। चलिए मैं बता दूं आपको सभी समितियों का। आप बताइए, नियम समिति, आप बताते चलिए। नियम समिति, नियम समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, नियम समिति, संचालन समिति और परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? इन सभी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद कर लेना, ये बहुत आता है एग्जाम में और बहुत पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए दूसरा याद कर लीजिए, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, और इसके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। संघ समिति और संविधान समिति, संविधान समिति, संविधान समिति और राज्य समिति, है कि नहीं? हाँ, राज्य समिति, राज्य समिति। तो इन सबके पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये हो गया। और भाई देख लेते हैं क्या है अगला, है प्रांतीय संविधान समिति। ये भी बहुत आता है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, ये याद कर लेना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रारूप तो याद ही कर लेना है आपको, प्रारूप समिति, तो ये तो याद भी होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी आर अंबेडकर, ठीक है, ये याद कर लेना है आपको। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत, झंडा समिति बहुत पूछा जाता है। झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ये याद कर लेना है। और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट बचा है? सर्वोच्च न्यायालय समिति, एक जो बहुत पूछा जाता है। इतना नोट कर लिया? हाँ, अच्छा, इसका जेबी कृपलानी का और हो जाएगा मूल अधिकार उप समिति। झंडा समिति जेबी कृपलानी ना, और मूल अधिकार उप समिति भी याद करना है। मूल अधिकार उप समिति, इस बात को ध्यान देना है, उप समिति। तो इसके भी अध्यक्ष आपके कौन है? जेबी कृपलानी हैं, इन दोनों के, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। एक और बचा है जो सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय, इसके अध्यक्ष कौन थे? वारदाचार्यार, वारदाचार्यार। ये समितियां हैं, बहुत पूछी जाती हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए 41 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। यह कथन किसके लिए दिया है कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। 41 नंबर सवाल, इसका आंसर क्या है? किसका मानना था? ये गैनविले ऑस्टिन का मानना था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई थी? इजी सवाल है। अमेरिका संविधान से लिया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा
प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और प्रभुत्व संपन्न। तो 43 नंबर में प्रभुत्व संपन्न नहीं जोड़ा गया था, बाकी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, एक ही बार हमारा संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। ठीक, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है भाई, कौन बताएगा? कितने प्रकार की समानता? तो 2 प्रकार की समानता है कि नहीं? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यही 2 ही प्रकार की तो है, 5 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार की, स्वतंत्रता कितने प्रकार का, समानता कितने प्रकार का, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक की व्यापक समझ का अर्थ क्या है? केवल राजनीतिक लोकतंत्र, केवल सामाजिक लोकतंत्र, केवल आर्थिक लोकतंत्र, उपयुक्त सभी। 45 नंबर सवाल का आंसर क्या? इन सभी का मानना। ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तीनों। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। 45 नंबर सवाल का आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करता है और पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार सुरक्षित करता है? चर्चा में है, आ सकता है, आर्टिकल पता होना चाहिए। इसका नाम है आर्टिकल 39। ठीक है, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल 39। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? किसमें बताया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है भाई? बेरूवाड़ी यूनियन केस 1960, केशवानंद भारती मामला 1973, मेनका गांधी मामला 1976, मिनर्वा मिल्स मामला 1980। आंसर हो जाएगा बेरूवाड़ी केस में इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 48 नंबर सवाल, संघ और उसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है कि नहीं है? बिल्कुल भाग 1 में है। सही कथन का चुनाव करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 5 तक संघ और उनके क्षेत्र समर्पित है। 1 से 5 तक क्या है? ये 1 से 4 तक है ना, संघ और उनके क्षेत्र। 1 से 4 तक है ना? हाँ, तो 1 से 4 होगा भाई, 1 से 5 तो होगा नहीं है। आंसर दूसरा गलत हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। कितने लोग सी मार दिए हैं ये देखो, कृष्णा सी लगा दिए, प्रियांशु सी लगा दिए, डीवीएस सी लगा दिए, अभिषेक सिंह सी लगा दिए, शशांक सिंह आप भी सी लगा दिए। आरू ने ए लगाया भाई, समझदारी वाला काम किया। 1 से 4 तक, हाँ। तो आंसर क्या हो गया? ए। 48 का ए। धोखा हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं भाई। अगला सवाल हमारा क्या है? 48 हो गया, 49 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? राज्य क्षेत्र किसका उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, वह क्षेत्र जो भारत द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किए जा सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 1 में 49 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? किसका उल्लेख नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यह उल्लेख अनुच्छेद 1 में नहीं है। ठीक है, दूसरे में है ना, अनुच्छेद 2 में है। ठीक,
अनुच्छेद 2 में है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारत संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है? भाई बताओ, अभी हमने बताया अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 51 नंबर सवाल आपका क्या है। 51 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा और ऐसा करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसको 51 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। आंसर क्या हो जाएगा? 4। अनुच्छेद 4। 51 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 4 हो जाएगा। 52 नंबर, बहुत बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, बिल्कुल एकदम ठीक है। देखो, रिवीजन करना हमारा धर्म है। हमको नहीं पता कि कैसे सवाल आएंगे भाई, सच्चाई बात यही है कि किसी को नहीं पता क्या आएगा। तो जब हमारा काम क्या है, जो सिलेबस में इजी हो टफ हो सब हमको पढ़ना है, हमारा यही काम ही है पढ़ना। क्या आएगा हमको नहीं पता है, तो ये आ गया तो क्या करेंगे, इजी ही आ गया तो क्या करेंगे भाई। अब तक तो हम लोग डेली टफ करते हैं, डेली टफ, इजी टू टफ हम लोग जाते हैं, तो ये आ गया तो क्या करेंगे। लेकिन रिवीजन करना हमारा धर्म है, तो हम वो धर्म निभा रहे हैं, ठीक है। क्या आएगा परीक्षा में भगवान जाने। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने की से संबंधित है? सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 37वां या फिर 38वां? 52 नंबर सवाल का आंसर हो गया 36वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 1975 की ये बात कही गई है, ठीक है, 1975। चलिए, 36वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं। 53 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है? दोनों के, कल बताया था कि कौन सा केवल विदेशियों के लिए है, नहीं, कल बताया था केवल भारतीयों के लिए है। तो ये पूछ रहा है केवल मतलब दोनों के लिए उपलब्ध है। आप बताइए आप, 53 नंबर सवाल, अनुच्छेद 15 के तहत धर्म नस्ल, बताया था ना अनुच्छेद 15 केवल भारतीयों के लिए है कि नहीं? और अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामले अवसर की समानता का अधिकार, यह भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति, विदेशी आके भाषण क्यों देगा भाई, ठीक है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध, हाँ, दोष सिद्ध अपराधों से संबंधित जो दोष सिद्ध का मामला है उसमें भारतीयों और विदेशियों को एक ही समान अधिकार प्राप्त है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30 ये भारतीयों को प्राप्त हैं केवल। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। क्या ये बात सही है? नहीं, सही नहीं है। पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित, ये भी नहीं है। स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति की नागरिक नहीं है। संसद कानून द्वारा नागरिक के अधिकार को विनियमित करेगी, यही अनुच्छेद 11 से संबंधित है। क्या हो जाएगा आंसर भाई? 54 का आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद जो पाकिस्तान से आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है, ये आर्टिकल 6 में कहा गया है। कौन सा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जो है ना, ये वाली बात आर्टिकल 6 में एक बात कही गई है, ये भी याद रख लेना। और पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता ये अनुच्छेद 7 में कही गई है। ये क्या है? आर्टिकल 7 में ये बात कही गई है। और स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे, ये बात किस में कही गई है जानते हैं? ये आर्टिकल 9 में कही गई है। तो ये सभी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और याद कर लेना इसको, ठीक है। चलिए आगे सवाल देख लेंगे हम लोग। क्या है हमारा 55, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय योग्य हैं, हाँ ठीक है, वाद योग्य न्याय योग्य हैं, ये बिल्कुल सही है। ये
हमारे संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकारों से अधिक अधिक विकसित है। बिल्कुल अधिक, हमारे यहाँ विस्तार ज्यादा कर दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, ये सही लग रहा है? नहीं, व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है, ये बात तो सही। जो इसमें कथन सत्य नहीं है वो कथन सी है। 55 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, आर्थिक नहीं है, तो सामाजिक भी तो नहीं है, राजनीतिक लोकतंत्र कह लीजिए, राजनीतिक लोकतंत्र। जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, हाँ, और जो डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की जो बढ़ावा देता है वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और जो मूल अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित में से किस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है? कब इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है? युद्ध के आधार पर कर दिया जा सकता है, बाहरी आक्रमण किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सशस्त्र विद्रोह। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ये तो हटा दिया गया ना, हाँ, ये इस पर नहीं किया जा सकता है, तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं किया जा सकता है कि नहीं? ये किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 की बात है, अनुच्छेद 19 56 नंबर सवाल का। तो सशस्त्र विद्रोह या फिर कह लीजिए आंतरिक आपातकाल, अगर आंतरिक आपातकाल हुआ तो ये नहीं किया जा सकता है, निलंबित। ठीक है, आर्टिकल 19, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है? राज्य की परिभाषा का उल्लेख किसमें है? राज्य की परिभाषा किसमें है भाई? 11, 12, 13, 14 किसमें है? 12 में है ना। हाँ, राज्य की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 12 में है। ठीक है, 58 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या है? चलो भाई, सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किसमें है भाई? आप ऐसे ही बता सकते हैं बिना किसी ऑप्शन के, अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, चलिए 59 नंबर सवाल। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा की गारंटी किसके तहत दी जाती है? 19, 20, 21, 22। 59 नंबर में क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। और हमने बीड़ा किसका उठाया है? ध्येय आईएएस जीएस वर्ल्ड पीसीएस मंत्रा के जो एक्सप्लेनेशन है और उसके क्वेश्चन है पूरा का पूरा कराना, उसमें जैसे क्वेश्चन है मैं वैसे करा देता हूं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्त की गारंटी किसके अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 26, 27, 28, 29, 60 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 27 हो जाएगा। अनुच्छेद निम्नलिखित में से धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से युक्त की गारंटी, हाँ ठीक है, अनुच्छेद 26 किसके लिए है? अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 27 तो ये हो गया। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। आपको शैक्षणिक धार्मिक शिक्षा का शैक्षणिक प्राप्त करना है, उसमें भाग लेने की स्वतंत्रता है आपको, 28। और 29 अल्पसंख्यक की भाषा, अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि एंड संस्कृति, संस्कृति का संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 29 की बात है ये। ठीक है,
और 30 में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, चलिए 61 नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या करता है? गोपालन केस 1950, केशवानंद भारती केस 1973, मेनका गांधी 1978, उपरोक्त में से कोई नहीं। 61 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा मेनका गांधी केस। ठीक है, ये बात को याद रख लीजिएगा, ये बेसिक सवाल है, आपको याद ही होगा, बस एक बार रिवीजन करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल जो बहुत इजी लगे आपको वो रिवीजन की दृष्टि से, जो उसे याद कर रहे हैं, याद करने में जो मिस हो जाते हैं, रिवीजन करना रहता है, वो ऐसे सवाल आ जाते हैं। ठीक भाई, चलिए 62 नंबर सवाल हो गया, अच्छा 61 हो गया। 62 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की परिभाषा के अंतर्गत आता है? अभी हमने बताया क्या, जो केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात की गई है। क्या? केवल धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात की गई है। क्लियर है? चलिए अब देखिए 63 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़ दे रहा हूं, कौन सा इसमें गलत है ये बताना है। ठीक है, पहला कथन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और सामान्य कानून दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ये बताया गया है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भारत के पूरे क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति सरकार के खिलाफ अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर या केवल क्षेत्राधिकार के बाहर रिट जारी कर सकता है यदि कार्रवाई का कारण उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है, तो यह भी बात सही है। तीसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। यह भी बात सही है, तीनों बात सही है। रिट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायालय से अधिक शक्तियां प्राप्त है। गलत है, रिट के मामले में उच्च न्यायालय को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, अभी आपने देखा, पहले में तो यही देखा ना। हाँ, तो क्योंकि देखिए सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? मौलिक अधिकार के संबंध में तो रिट जारी करेगा ही करेगा, साथ में ही सामान्य कानूनों के लिए भी कर सकता है। ठीक है, तो ज्यादा अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है, इसलिए ये डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सवाल में कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। 64 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ के दौरान कौन से मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है? ये मतलब क्या लिखा है? ये मौलिक अधिकार होगा, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 31, 32, 33 और 34 क्या कौन करता है भाई? आर्टिकल 34। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 34। 65 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है 65 नंबर में। चलिए सुमेलित कर दीजिए। उपाधियों का उन्मूलन, ये बात 18 में कही गई है, अभी एक सवाल में ये बात आई थी आर्टिकल 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण ये 29 में है। और शिक्षा का अधिकार 21 ए में है। यानी कि डी में 2 होगा। शिक्षा के अधिकार से भी आप पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। पता चले इस ऐसे प्रश्न देखिए, ऐसे में देखिए, ऐसे तलाशा करिए, पहले देखा करिए कि इसमें कौन सा आता है आपको, तो आपको पता होगा कि जो शिक्षा का अधिकार है ये है 21 ए में, ये तो आपका कंफर्म है। तो यानी कि आपको ये पता है कि डी में 2 सुमेलित होगा, तो ढूंढिए डी में 2 कहां है? डी में 2 बस एक ही जगह है, तो इसीलिए ये सही हो जाएगा डी। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, अगर आप चारों में से एक पता हो तो भी आप उत्तर निकाल सकते हैं।
ठीक है, चलिए 66 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। कथन एक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां उनकी प्रकृति एवं विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। 66 नंबर सवाल का देखिए, बात तो दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही इसका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं लेकिन सही स्पष्टीकरण आर इसका कर नहीं रहा है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बी.आर. अंबेडकर द्वारा अद्वितीय विशेषता माना गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको। ठीक है, सी। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य, ये तो उद्देश्य बिल्कुल है। आर्थिक लोकतंत्र, ये भी उद्देश्य है, आपको बताया था। सामाजिक लोकतंत्र, बिल्कुल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, हमने बताया था कि आपको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, और जो मूल अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र आपको बताया था कि ये मूल अधिकार हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार, क्लियर। बाकी ये तीनों जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये उद्देश्य है उसका। 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? समाजवादी सिद्धांतों पर नहीं आधारित है। आर्टिकल 38, 39, 40 या फिर 41। 69 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल जो 40 है ये समाजवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत पर ये आधारित है। ग्राम समाज की बात करता है, ग्राम पंचायत के स्वशासन की बात करता है, ये आपके गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, ठीक है। 38 कैसे? 38 तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों बातें बढ़ावा देता है, जो आपके ये हो गया। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। ठीक है, तो और 39 बात करता है गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की भी बात 39 करता है। और 41 किसकी, बेरोजगारी किसकी बात करता है? जो बेरोजगार, वृद्धावस्था, इन सब के लिए जो उनके सामाजिक अधिकार हैं वो उसकी बातें करता है। एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद आ रही है। ठीक है, 41 की बात ये है। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, देखिए अभी आया था ना 70 नंबर सवाल का ये। वैसे तो ये बात 39 में है, लेकिन 39A अगर आ जाए तो 39A लगा देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39A हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 71 नंबर सवाल का जवाब, 70 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 70 नंबर सवाल क्या हो जाएगा भाई? समान न्याय और निःशुल्क सहायता, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के किस फैसले में कहा गया कि मौलिक अधिकार पवित्र हैं और संसद के पास उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है? ये किसमें कहा गया है बता सकते हैं आप? बिल्कुल, चंपकम दोराय राजन मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला या फिर मिनर्वा मिल्स मामला। आंसर हो जाएगा ये किसमें? गोलकनाथ में। ये बात किसमें कही गई थी? गोलकनाथ में कहा गया था। ठीक है, 1967 की बात है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए गोलकनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतें संगठित करने का निर्देश देता है? 72 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले। स्वर्ण सिंह समिति ने निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य सुझाए थे? कल भी ये सवाल आया था। कितने सुझाए थे? कितने मौलिक कर्तव्य सुझाए थे?
8 मौलिक कर्तव्य सुझाए थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 राज्यों को मान्यता दी गई थी? 75 नंबर सवाल, वेरी इजी सवाल। 7वां संविधान संशोधन, 8वां, 9वां या फिर 10वां? 75 नंबर का ये कब किया गया था? 7वां किया गया था और बात है 1956 की। ठीक है, ये सब बहुत इजी सवाल हैं लेकिन बेसिक हैं, रिवीजन के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज आपको लगेगा कि आपने जो पढ़ा है उसी का रिवीजन आपने कर लिया, ऐसा आप महसूस करेंगे 100 सवाल करने के बाद। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने चुनाव न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और चुनाव याचिकाओं की सुनवाई की शक्ति उच्च न्यायालय को दे दी? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 76 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? यह है 19वां और यह है 1966 की बात करता है। ठीक है, ठीक है, 19वां CAA 1966। आगे बढ़ जाते हैं। संवैधानिक संशोधन है और प्रावधान है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, 10वीं 1961 10वां जो संवैधानिक संशोधन है, तो अमेंडमेंट है भाई। ये इसमें क्या बात कही गई है? तो इसमें बात आपकी दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया जाना, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 1 का 4 हो गया ये। और 12वां संविधान संशोधन, ये आपका गोवा दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल करना। 13वां संविधान संशोधन बात करता है नागालैंड को भारत राज्य का दर्जा और विशेष प्रावधान, नागालैंड। और 14वें की बात कौन करता है भाई? ये है आपका पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल करना। ये हो जाएगा इसका जवाब। आंसर इसका क्या निकल के आएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा भाई साहब। अगला सवाल, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया विश्व के किस संविधान पर आधारित है? संशोधन के लिए बताओ किस पर आधारित है? ये दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है भाई, चलिए 79 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 368 के संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? अनुच्छेद 368 के संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है भाई? ये है आपका भाग 20 में। किसमें है? भाग 20 में ये बात कही गई है। बहुत इजी सवाल है, फिर भी याद करना तो आपका फर्ज ही है। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की मुख्य विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार होनी चाहिए। संघीय सरकार की मुख्य विशेषता नहीं है कौन सी? दोहरी सरकार, ये तो है विशेषता। एक लिखित संविधान, ये भी विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी आपकी संघीय सरकार की मुख्य विशेषता है। संविधान कठोर या लचीला हो सकता है। कठोर या लचीला हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, कठोर या लचीला होना ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कठोर हो जाना, लचीला हो जाना, ये संघीय सरकार की विशेषता है नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन विशेषता ये इसकी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? किसने अर्धसंघीय कहा भाई? केसी वेयर ने अर्धसंघीय कहा है। ये बात ऐसे रख लीजिए। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों से संबंधित है। बिल्कुल सत्य बात है। 245 से लेकर के 255 तक ये जो है विधायी शक्तियों की बात करता है, और 256 से 267 तक, आगे 256 से लेकर के 267 तक ये प्रशासनिक शक्तियों की बात करता है। ठीक है, ये प्रशासनिक जो संबंध है, प्रशासनिक जो संबंध है उसके बारे में ये बात करता है। और 268 से लेकर 293 तक, 267 268 से लेकर के 293 तक ये वित्तीय संबंध की बात करता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, याद कर लेना है इसको। ठीक है भाई। ठीक है। 83 नंबर, राष्ट्रपति के कुछ राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के शासन को कुछ शक्तियां दी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस श्रेणी में नहीं आता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 83 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? असम इस श्रेणी में नहीं आता है। अगला, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। 84 नंबर में दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, पहला भी सत्य, दूसरा भी सत्य, यानी कि सत्य ही सत्य। 85 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 85, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब चलिए विचार करते हैं। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था। ठीक है, यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्था के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। दोनों बात सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसमें दोनों सत्य हैं। ठीक है, आज आपको एक बेसिक रिवीजन मिल रहा है, काफी इसी से सवाल बनते हैं। काफी सवाल आपको जो इजी बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, तो काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। इजी की तरफ मत जाइएगा कि बहुत इजी, कंफ्यूजन भी इसमें बहुत होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन कर सकता है? बहुत ही भी बेसिक सवाल है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। ये राज्य के राज्यपाल करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की बात करता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? अच्छा, चुनाव आयुक्त की बात अगर करें तो कौन? संसद, राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राज्य के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राज्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो राज्य के राज्यपाल लगा देना है आंसर। ठीक है, 88 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यपालिका से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। भाग 3 नहीं, आपको मूल अधिकार जानते ही होंगे, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, ये भाग 5 है। ठीक है, भाग 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के अटॉर्नी जनरल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो 89 नंबर सवाल का यही हो जाएगा। ठीक है, तो कार्यकारिणी का हिस्सा कौन है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है। ठीक है, और भारत के अटॉर्नी जनरल भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। 90 नंबर सवाल आपका क्या है? राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 35 वर्ष की आयु भी पूरी होनी चाहिए, उसे राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव के लिए योग्य नहीं, राज्यसभा नहीं, लोकसभा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 90 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 91 नंबर सवाल आपका क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? जैसे ही बात आती है महाभियोग के, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए अनुच्छेद 61। क्या बहुमत की आवश्यकता होती है ये बताइए? कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत, यही सत्य हो जाएगा। कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं है? किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं घोषित कर सकते आप? तो ये चेंज युद्ध पर कर सकते हैं, बाहरी आक्रमण भी, सशस्त्र विद्रोह, लेकिन आंतरिक अशांति ऐसा मत कहिए कि हमने देखा कि आंतरिक अशांति है इसलिए हमने आपातकाल लगा दिया। आंतरिक अशांति, उसकी कोई परिभाषा होनी चाहिए, बहुत लगाया गया था। फिलहाल चलिए आगे देख। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अध्यादेश जैसे ही बात आए तुरंत आपका ध्यान 123 पे जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया? किसने मुक्त किया था? 38वां संविधान संशोधन 1975, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब इसको फिर 78 में 44वां संविधान संशोधन किया गया, 1978 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, चलिए, चुनाव आयुक्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चुनाव आयुक्त के संबंध में विचार करिए भाई। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वही प्रक्रिया जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है।
आयोग के निर्णय लेने में सभी चुनाव आयुक्तों का समान अधिकार होता है। बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। अगला सवाल, भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय संविधान द्वारा गठित एक अस्थायी और स्वायत्त निकाय है। तो अस्थायी और स्वायत्त निकाय है, ये तो बात करेक्ट है। वर्तमान में 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या ये बात करेक्ट है? ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, आपको पता है ना, 352 ना, अनुच्छेद क्या हो जाएगा ये नहीं, राष्ट्रपति शासन 356। 352 क्या है भाई? राष्ट्रीय आपातकाल है। जब कोई आफत आएगी तभी तो लगाया जाएगा राष्ट्रपति शासन। तो 52 में पहले आफत आ गई, फिर 56 में इसको लगा दिया गया। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। 60 का आपको पता ही होगा, वित्तीय आपातकाल। और 55 में किस बात की? अच्छा, केंद्र के कर्तव्य बताए गए हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा कर्तव्य है आपातकाल के समय। चलिए 58 नंबर, 98, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्य परिषद की स्थापना का अधिकार देता? हर टॉपिक को टच किया है पेपर ने, हर टॉपिक से सवाल आए हैं इसमें लगभग। आंसर क्या हो जाएगा? 263 हो जाएगा भाई 98 नंबर सवाल का। ठीक है, 99, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय विधायी कार्रवाई द्वारा बनाया गया था और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। दूसरा, कैग भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक है। क्या 99 में दोनों बातें सत्य कही गई हैं ना? तो कौन सा कथन सही है इसमें? दूसरा सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक का कार्यकाल विधायी कार्यवाही द्वारा बनाया गया था और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये बात सही है ना? बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, चलिए, तो 99 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैग जो है एक स्वतंत्र निकाय है भारत के संविधान के तहत। ठीक है, चलिए 100 नंबर सवाल और आज का अंतिम सवाल। ठीक भाई, 100 नंबर और आज का अंतिम सवाल। पंचायत राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। चलिए विचार कर डालिए। क्या है? यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। ठीक है, पंचायत राज की प्रारंभिक विफलता को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति ने 1977 में 2 स्तरीय शासन योजना का प्रस्ताव रखा था। बिल्कुल सही बात है, अशोक मेहता। 100 नंबर का सी हो जाएगा और ये आपका कंपाइलेशन 2 हमारा समाप्त हो गया। ये था हमारा कंपाइलेशन 2। ऐसे ही 5 वीडियो आएंगे। क्या उसमें प्रीवियस ईयर भी आ गया, उसमें जो आने वाले हैं वो भी आ गया, सभी टेस्ट सीरीज भी, सब कुछ उसमें आ जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट का हम करा रहे हैं। लगभग का पूरा हो गया है। पॉलिटी का खत्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ किसका बचेगा? इकोनॉमिक्स का बचेगा। और इकोनॉमिक्स हम शाम को देखेंगे ही, शुरू करेंगे। आज इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो रात 8 बजे से इकोनॉमिक्स शुरू है। 4 बजे हिंदी का पेपर है, आ जाइएगा आप लोग 4 बजे ठीक देने। ठीक है, अच्छा, कल 5 आवर की क्लास रखूं? थोड़ी सी स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाएगी भाई। वैसे ही मैं दवा ले रहा हूँ, थोड़ा सा बैक पेन होता है, तो देखता हूँ कल। तो मैं एप्लीकेशन पर कल संडे छुट्टी रहेगी वैसे, जहाँ तक उम्मीद है कल छुट्टी रहेगी, क्योंकि मुझे कल एप्लीकेशन पर मैराथन लेना है। ठीक है, क्योंकि उदय सर चले गए हैं तो अब कमान मेरे हाथ में आ चुकी है।
हाँ, इन्वायरमेंट की क्लास होगी, होगी, अच्छी क्लास होगी इन्वायरमेंट की। बना रहा हूँ उसका, क्वेश्चन बन रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं नहीं देना चाह रहा था कि जो आप लोग के लिए वो टाइम आउट हो गए हैं। पहले इकोनॉमिक्स कर लेते हैं, फिर इन्वायरमेंट करेंगे। हाँ, उदय सर की क्लास हो गई। हाँ, उदय सर की क्लास हो गई। वो दरअसल उनकी ट्रेनिंग में जाना, तो मेडिकल वगैरह है, तो वो निकल गए, आएंगे, फिर आएंगे 31 या 1 तारीख को आ जाएंगे। सबको यहीं बुला लो वाईटी पर। ठीक है, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर नहीं आते हैं तो फिर भाई धूप नहीं निकल रही है क्या? इक्यानवे एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या था 91? क्या है भाई 91? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो क्या इसमें एक्सप्लेन करना है? अनुच्छेद 61 के तहत आपको लगाया जाता है महाभियोग। अगर ये और एक चीज, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें न्याय भी किया जा रहा है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसमें कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो ठीक है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर इसको लगाया जाता है। उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यता का 50%। साधारण बहुमत उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेष बहुमत तो ठीक तो है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो यही होगा। इसमें क्या नहीं समझ में आया? सही तो है, इसमें कुछ गड़बड़ तो है नहीं। महाभियोग के बारे में क्या नहीं समझ में आया, बताएंगे तो तभी बता पाऊंगा। चलो ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर 4 बजे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों ने लाइक नहीं किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, ठीक, इतने लोग देखे लेकिन लाइक नहीं किए। मैंने बताया था ना, लोग लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। देखते पूरा है, पता नहीं मेरी बातें उनको चुभती होंगी। सूर्य का दर्शन, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, एक रील्स मैंने देखी है कि कह रहा था सूरज भगवान नहीं निकल रहे हैं कहीं, मोदी जी ने इसको भी तो नहीं बेच दिया, सूरज को भी तो नहीं बेच दिए मोदी जी। तो कह रहा नहीं नहीं यार, सूरज को कैसे बेच देंगे,
कह रहा अरे यार वो मोदी जी हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। ऐसे ऐसे क्रिएटिविटी देखिए, मजा आता है शॉर्ट्स देखने में, लोगों की क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी क्या क्या सोच लेते हैं लोग ना। आजकल कौन सा चल रहा है, आजकल कौन सा शॉर्ट्स चल रहा है चर्चा में जो नया आया हो? एक तो ये गाना चल रहा होगा जो ताबीज बना लूं तने, एक ये वाला चल रहा है। दूसरा एक अभी लेटेस्ट कोई आया है कि सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी, ये वाला चल रहा है ना। मोए मोए हो गया, चल गया, वो खत्म हो गया अब। हम युवा बर्बाद हो रहे हैं, बनाने वाले तो आबाद हो गए, लाखों कमा रहे हैं, आप बर्बाद हो रहे हो देख के, तो ये आपकी दिक्कत है ना। आप भी बनाओ, कितने लोग आबाद भी तो हुए। हम्म। राम आएंगे वाला भी तो चल रहा है। हम्म। रात को जब मैं काम खत्म करता हूँ 2 बज जाता है, एक हाँ 1:30-2 बज जाता है, तो 15-20 मिनट तो जरूर देखता हूँ सब खोल के क्या क्या चल रहा है, मजा आता है। चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं 4 बजे, थैंक यू वेरी मच।